बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसका मैं डायग्राम समझा रही हूँ। सबसे पहले इसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं P, Q, R और S। इसको हमने एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज कर लिया। 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A और C ले लिए। इसके बीच में हमने एक बैटरी लगा दी और की लगा दी K1। जो दूसरे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से B और D, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर और सेकेंड की K2 लगा दी। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट हुआ। A पॉइंट तक I करंट पहुंचा, लेकिन यहाँ तो 2 ब्रांच बन गई। तो P रेजिस्टेंस में से I1 करंट जा रहा है और R में से कितना जा रहा है, I माइनस I1। I के ही 2 पार्ट हो गए। अब ये I1 करंट B पॉइंट तक पहुंचा। इसका IG पार्ट कहाँ चला गया, गैल्वेनोमीटर से। तो यहाँ Q में से कितना जाएगा, यहाँ तक I1 पहुंचा था, उसमें से IG माइनस कर दो, I1 माइनस IG B से C की तरफ जाएगा। अब D पॉइंट के ऊपर देखो क्या हुआ, I माइनस I1 A से D की तरफ आ रहा था, IG करंट B से D की तरफ आ रहा था, दोनों ऐड हो गए। अब D से C की तरफ कितना करंट जाएगा, दोनों का एडिशन कर दो, I माइनस I1 प्लस IG। अब D से C की तरफ भी एक करंट जा रहा है, B से C की तरफ भी एक करंट आ रहा है और आगे तो एक ही वायर जा रही है। इसका मतलब दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो टोटल करंट कितना होगा, यहाँ IG नेगेटिव, यहाँ IG पॉजिटिव, कैंसिल। यहाँ I1 प्लस का है, I1 माइनस का है, कैंसिल। तो टोटल करंट कितना आगे जा रहा है, I। तो I ही पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ था, पार्टीशंस हुए, फिर से एडअप होके वापसी में हमें फिर से कितना करंट मिल गया, I करंट। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने यही बता रखा है कि 4 रेजिस्टेंसेस हैं, ब्रिज की फॉर्म में अरेंज हैं। हमने यहाँ पर एक सेल लगाई, की लगाई, गैल्वेनोमीटर, सेकंड की लगाई। तो अब इसकी मेन थ्योरी क्या है कि जब हम K1 को पहले क्लोज करते हैं और K2 को बाद में, तो गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन 0 आता है, मींस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं होता, तो गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड पोजीशन में कहा जाता है। और तब P और Q की रेशियो किसके इक्वल आती है, R और S की रेशियो के। अब हम यहाँ पे किरचॉफ का लॉ लगा के देखेंगे। किरचॉफ का हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था, जिसको हमने लूप लॉ भी कहा था। तो ये सर्किट डायग्राम मैंने दोबारा बना लिया, जिसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। इसको देख के हम यहाँ पर किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा लूप ले लिया, ABDA। यहाँ से देखो ABDA, ये हमारा फर्स्ट लूप है। तो इसमें हमने लगाना है किरचॉफ का सेकेंड लॉ। लगा के देखो, जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो हमारा करंट कितना है, I1 करंट, रेजिस्टेंस कितना है, P। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू P प्लस। अब हम कहाँ से जा रहे हैं, B से D की तरफ। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, करंट कितना है, IG। हम करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर से IG इंटू G। अब आप जा रहे हो D से A की तरफ। D से A की तरफ जाते समय देखो आप क्या कर रहे हो, D से A हम करंट के जा रहे हैं अपोजिट, तो आ गया माइनस साइन। करंट कितना है, I माइनस I1, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अब हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएंगे, कौन से लूप के लिए, B C D B। यहाँ से देखो B C D B। B से C जाते हुए रेजिस्टेंस कितना है, Q। करंट कितना है, I1 माइनस IG। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या लिखोगे, I1 माइनस IG इंटू Q। अब देखो B C D B, C से D की तरफ फिर से करंट के अपोजिट जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, S इंटू I माइनस I1 प्लस IG, लेकिन ये क्या आएगा, माइनस। फिर हम जा रहे हैं D से B की तरफ, करंट के अपोजिट, तो माइनस साइन। करंट है IG, रेजिस्टेंस है G, तो माइनस में प्रोडक्ट लिख के इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम R की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये वाला कैपिटल R था हमारा, इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि IG की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो IG के 0 होते ही फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी। आप IG की वैल्यू 0 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकेंड में भी, जैसे यहाँ IG आया हुआ था।
सेकेंड इक्वेशन में भी IG आया हुआ था, जहाँ जहाँ IG था सभी जगह 0 कर दो। फिर हम क्या करते हैं, एक साइड को दूसरे से इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, थर्ड इक्वेशन में, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, फोर्थ इक्वेशन में। अब हम क्या करते हैं, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्लाइड वायर ब्रिज, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसमें 1 मीटर लंबी कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनियन वायर होती है जो एलॉय की बनी हुई है। उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और लेंथ है 1 मीटर। इसको हम एक वुडन बोर्ड के ऊपर कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में स्ट्रेच कर देते हैं और इसके पैरेलल में एक लगा देते हैं मीटर स्केल। यहाँ कॉपर स्ट्रिप से हमने 2 गैप्स और प्रोवाइड किए हुए हैं। लेफ्ट गैप में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट गैप में हम लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। पॉइंट A और C के बीच में हम लगा देते हैं एक सेल जिसका EMF E है और एक की K। D पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे और उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, जॉक की। अब ये जो आपका सिस्टम बन गया है, एक तरह से ये 4 रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है हमें। एक तो R और S दिखाई दे रहे हैं। फिर जब हम ये सारे सर्किट कनेक्शन कंप्लीट करेंगे, की को क्लोज करेंगे, तो यहाँ से करंट स्टार्ट हो जाएगा। वो करंट इस वायर में से होके जाएगा। अब हम जॉक की को यहाँ से स्लाइड करवाना स्टार्ट करेंगे और नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट निकालेंगे। मतलब हम उस पॉइंट के ऊपर आकर स्टॉप करेंगे जहाँ पर IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेट दिस पॉइंट इज B। तो A से B की लेंथ को हम मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे। लेट इट बी L। तो B से C की लेंथ क्या होगी, 100 माइनस L। अब L के कोरस्पॉन्डेंस में जो रेजिस्टेंस है उसको P कहा जाएगा और Q के 100 माइनस L के कॉरस्पॉन्डेंस में जो रेजिस्टेंस है उसको क्या कहा जाएगा, Q। तो यहाँ पर हमारे 4 रेजिस्टेंसेस हो गए, P, Q, R और S। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम की को क्लोज करेंगे, फिर स्लाइड करवाएंगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे। फिर हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस और आ गए, P और Q, और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P और Q की रेशियो किसके इक्वल होनी चाहिए, R और S। तो P/Q किसके इक्वल है, R/S। लेकिन P किसके कॉरस्पॉन्डेंस में है, L के। Q किसके कॉरस्पॉन्डेंस में है, 100 माइनस L के। हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने P के कॉरस्पॉन्डेंस में L लिख दिया, Q के कॉरस्पॉन्डेंस में 100 माइनस L। इसको सॉल्व कर लो और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, S की। मीन्स कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम इस तरह से अरेंज करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। इसमें भी एक लॉन्ग वायर होती है जिसकी लंबाई 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक हो सकती है और वो भी कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनियन वायर है, एलॉय की बनी हुई है। और उसका एक सिरा हमने A पॉइंट से अटैच कर दिया, दूसरा सिरा इस तरह से घुमा के, मीन्स 1 मीटर लेंथ के हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से हमने पैरेलल में शो कर दिया, लेकिन ये सारे आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से फर्स्ट वायर स्टार्ट हुई, ये कॉपर स्ट्रिप है, सेकेंड वायर अटैच कर दी, कॉपर स्ट्रिप, थर्ड वायर अटैच कर दी, फिर से कॉपर स्ट्रिप, फोर्थ वायर अटैच कर दी। और इन 2 एंड्स के बीच में हमने लगा दी एक सेल जिसका EMF है E, एक एमीटर, एक रियोस्टेट और एक की। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। वायर की लेंथ के पैरेलल में हमने एक मीटर स्केल अरेंज कर दिया और ये सारा अरेंजमेंट एक वुडन बोर्ड के ऊपर है। इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर। दिखने में वायर्स पैरेलल लग रही हैं लेकिन ये सारी आपस में किस तरह से अटैच हैं, सीरीज में। अगर यहाँ से करंट स्टार्ट होता है तो सभी वायर्स में से करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो कई बार जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हम ये सारी लंबी वायर्स शो नहीं करते, हम इसको एक ही सिंगल वायर के रूप में शो कर देते हैं, A से B। तो यहाँ पर वही के वही कनेक्शन फिर से दिखा दिए, सेल जिसका EMF E है, एमीटर, रियोस्टेट, की। लेकिन ये 4 या 10 मीटर लंबी वायर दिखाने के बजाय हमने केवल ये 2 एंड्स दिखा दिए। तो हम सर्किट्स में ऑक्सिलरी सर्किट को इस रूप में यूज करेंगे। नाउ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर।
जो इसकी वर्किंग है वो किस फैक्ट के ऊपर बेस है कि वायर की किसी लेंथ के कॉरस्पॉन्डेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो उसकी लेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें पता है कि V किसके इक्वल होता है, I इंटू आर। आर का फॉर्मूला पुट कर दो, आर किसके इक्वल होगा, रो L/A। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रो है वो कांस्टेंट है गिवन वायर के लिए, ए की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हम करंट को भी कांस्टेंट कर दें तो V किसके इक्वल आ गया, K इंटू L। तो यहाँ V किसके प्रोपोर्शनल आ गया, L के प्रोपोर्शनल। तो V और L की रेशियो को हम K कह रहे हैं और K का नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट ऑफ K की यूनिट्स क्या रहेंगी, वोल्ट पर मीटर। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस हम स्टडी कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। सबसे पहले तो हम ऑक्सिलरी सर्किट ही ले रहे हैं। ऑक्सिलरी सर्किट में हम क्या शो करते हैं, एक कॉन्स्टेंटन वायर जो 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक लेंथ में हो सकती है, लेकिन हम शो इसको 2 टर्मिनल से ही करेंगे। एक सेल दिखा दी है, मीटर, रियोस्टेट और की। तो ये हमारा ऑक्सिलरी सर्किट हो गया। इसके साथ हमने 2 सेल्स अटैच कर दी, एक सेल जिसका ईएमएफ E1 है, सेकंड सेल जिसका ईएमएफ है E2। यहाँ 2 वे की यूज़ कर ली। उसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर से आगे हमने जॉक की लगा दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर की को क्लोज कर देंगे, फिर 1 और 3 को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ की। अगर आप 1 को 3 से ज्वाइन करते हो तो इस समय सर्किट में केवल E1 सेल्स है। E1 सेल के सर्किट में होने के कारण अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस जॉक की को A से B पॉइंट तक स्लाइड करना स्टार्ट करवाएंगे। फिर से हम क्या निकालेंगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। दैट मीन्स जहाँ पर IG की वैल्यू क्या हो जाए, 0। मान लेते हैं कि जब हमने E1 सेल को यूज़ किया था तो हमारा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पर आया था, J1। तो हम मीटर स्केल की हेल्प से A से लेकर J1 तक की लेंथ को मेज़र कर लेंगे। मान लेते हैं वो लेंथ कितनी है, L1। तो अब पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो E1 पोटेंशियल है, E1 EMF है, वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, L1। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू K इंटू L1।